ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं। ये प्रोग्राम गुज़श्ता हफ्ते नश्र किया गया था। मौजू था दिल से मुतालिक बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सीमा रानी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हम अपने सामीन को याद दिलाना चाहेंगे, चूँकि ये गुज़श्ता प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, तो बराए मेहरबानी फ़ोन कॉल्स ना करें। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग। हेलो डॉक्टर। सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को आदाब, नमस्कार। उम्मीद करते हैं हमारे सभी सामीन बहुत अच्छे होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। और सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत जो हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम है, उसमें आज का मौजू क्या है ये भी आपको बता देते हैं। आज का मौजू है जिल्द से मुताल्लिक मुख्तलिफ बीमारियाँ, मसलन एक्जिमा, लिकोडर्मा, सोरियासिस वगैरह वगैरह। बहुत सारी बीमारियों पर हम बात करेंगे और आज इस मुताल्लिक बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा रानी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। डॉक्टर सीमा रानी, आपका बहुत बहुत वेलकम, खुश आमदीद हमारे स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज इस मौजू के हवाले से हम बात करेंगे और इन बातों में आप भी शामिल हो सकते हैं। अपने सवालात हमसे कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और कोई मालूमात इस मुतालिक हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। 01123421260, ये हमारा फ़ोन नंबर। और बराए मेहरबानी एक बार नंबर और आपको बताएंगे, और नोट भी कर लीजिए जनाब। 01123421260, ये हमारा फ़ोन नंबर है जनाब। और सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। कौन नहीं चाहता कि वो खूबसूरत दिखाई दे? हर किसी को ये चाह होती है कि वो अच्छा दिखाई दे, उसका लुक बहुत अच्छा हो। और लुक का और चेहरे का ताल्लुक हमारी जिल्द से, हमारी स्किन से है। हमारी स्किन अगर बिल्कुल सेहतमंद रहेगी तो हमारे चेहरे पर एक चमक रहेगी। तो आज चूंकि डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा रानी, तो सबसे पहले तो हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, स्किन से मुतालिक बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बिल्कुल, उसमें कुछ कॉमन बीमारियां हैं, उनके मुतालिक आप बताइए। जैसे एक्जिमा की अगर हम बात करें तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है खारिश की, कि जिसमें कहीं ना कहीं खारिश होती है। कई बार वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम वाली बात होती है कि पूरे जिस्म पे निशान से पड़ जाते हैं। कई बार तो खुजाने के बाद ब्लड भी निकल आता है। इसके मुतालिक थोड़ा सा बताइए कि किस वजह से ये होती है और कैसे इसको हम रोक सकते हैं, क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि ये एक्जिमा जो है ना हो, और ये है क्या? अच्छा, देखिए, जहाँ तक एक्जिमा की बात है तो एक्जिमा में भी दो टाइप के होते हैं। जैसे जो होती है इंडोजिनस, जिसको बोलते हैं, जो इनहेरिटेड होती है, आनुवंशिक होती है, और जी जो होती हैं जो एलर्जेंस के थ्रू होते हैं, जिनको एक्सोजिनस एक्जिमा कहते हैं। जी तो जो एलर्जेंस के थ्रू होती हैं वो बहुत कॉमन है। जैसे कुछ लोगों में होती है एलर्जी, जो होती हैं जो एक पर्टिकुलर एज में आती हैं। जो कुछ लोगों में होती है, जैसे कोई कॉस्मेटिक्स है, कोई अच्छा। हेयर कलर है, जी जी कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेटल के जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होते हैं, उनकी वजह से भी लोगों में देखा गया एक्जिमा, जो बहुत तरह से अडल्ट लोगों में ज्यादा कॉमन है। अच्छा। दूसरी जो होती है इनहेरिटेड, जो होती है, जो अनुवांशिक होती है, इंडोजिनस जी। एक्जिमा कहते हैं। अच्छा। तो वो बच्चों में भी होती है, बच्चों में ज्यादा देखा गया है, और अडल्ट में होती है, सर्टेन एज पे होती है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को इचिंग बहुत होती है, जैसे आपने कहा ना, खारिश काफी होती है, इनकी जी स्किन जरूरत से ज्यादा ड्राई होती है।
तो अगर लोगों में किसी की वजह से एक्जिमा हो रही है, जैसे मैंने बताया एक्सोजेनस एक्जिमा जो एलर्जेंस के थ्रू होती है, जी। उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। बहुत मामलों में प्रिवेंटेबल होते हैं ये। अच्छा। और जो एंडोजेनस होती है, जो आनुवांशिक होती है, उसका तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो जी। सही तरीके से डायग्नोसिस जरूरी है। तो और जो आप कह रहे हो कि इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी एलर्जन से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जी। उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं रखना है आपको, अच्छा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको, जी। है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर एक्जिमा क्रॉनिक तो होती ही है, लेकिन अगर सही समय पे आप उसका उपचार करेंगे तो उसको और काफी हद तक दूर कर सकते हैं आप उसको। तो डॉक्टर सीमा, इस मुतालिक हम कुछ और बात आगे जारी रखेंगे। फिलहाल लाइन पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। आइए। हेलो। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? हाँ हाँ जी अपना नाम बताइए। हाँ, राजू अग्रवाल देवास से साहब। राजीव अग्रवाल साहब, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। देवास से आप फोन कॉल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से। जी, क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप? हाँ साहब, ये मतलब इसको स्वस्थ रखने के लिए अपनों को क्या खान पान में क्या मतलब लेना चाहिए, सावधानियां, जिससे कि अपनों को ये परेशानी ना हो। किस तरह की सेहत की बात करें? क्योंकि आज देखिए हम जिल्द से मुतालिक यानी स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। तो आप अपनी जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए पूछना चाहते हैं? हाँ जी। जी, हाँ जी। हाँ जी। बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब कॉल करने के लिए। और आप जरूर जवाब सुनिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा का। देखिए, स्किन से इम्पोर्टेंट जरूरी चीज ये होती है कि आप इसकी देखभाल में बहुत ज्यादा मतलब समय की जरूरत नहीं है, लेकिन खान पान में जैसे आपने पूछा मुझसे, तो पानी की मात्रा जरूर लीजिए। हाइड्रेशन जरूरी है मेंटेन रखना। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर एज है, जैसे जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी स्किन थोड़ी जरूरत से ज्यादा ड्राई होती है, खुश्क होती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको नहाने के बाद नारियल का तेल या जो भी मॉइस्चराइजर है उसको जरूर लगाइए। स्किन को ड्राई मत रखिए। पानी नियमित रूप से जरूर पीजिए। और जो भी आपको अगर कोई भी परेशानी होती है स्किन से रिलेटेड, तो उसका सही उपचार आप डॉक्टर के परामर्श से ही करें। खुद अपनी मर्जी से जो दवाई उपलब्ध होती है मार्केट में वो ना करें, क्योंकि स्किन में बहुत सारी बीमारी होती है ना। तो क्या इसमें खाना नहीं चाहिए जिससे मतलब अपनों को परेशानी ना हो? खाना में क्या? देखिए, खान पान वैसे आप जो नियमित रूप से सेवन करते हैं, जैसे फल है, सब्जी है, जो सीजनल उपलब्ध है, उन सभी का सेवन जरूर कीजिए। और पानी अच्छे मात्रा में लीजिए। और अगर आपको लगता है मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो उस पर बहुत ज्यादा साबुन वगैरह जो नॉर्मली लगाते हैं ना, लोगों की आदत होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मत यूज कीजिए। नारियल का तेल लगाइए। और जो भी आपके पास मॉइस्चराइजर है उपलब्ध, वो आप लगा सकते हैं। और अगर कोई आपको स्पेसिफिक चीज पूछना है, जैसे आपको किसी बीमारी को लेकर, तो पहले तो उसकी डायग्नोसिस जरूरी है कि आपकी स्किन में हो क्या रहा है। हाँ जी। है ना? तो देखिए अग्रवाल साहब, आपने जो सवाल किया था बड़ा उम्दा जवाब दिया डॉक्टर सीमा ने। और इन बातों का ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपके चेहरे पे भी रौनक आएगी, निखार आएगी। कुदरती तरीकों से जो बनाई गई चीजें उनका इस्तेमाल कीजिए। जैसे डॉक्टर सीमा ने कहा कि नारियल का तेल इस्तेमाल कीजिए या कोई मॉइस्चराइजर। तो नारियल का तेल तो एक देसी तरीका है, कुदरती तरीका है और बड़ा अच्छा है, और चेहरा निखर जाएगा। और फिर शायद नूर देवासी साहब ने इसलिए कहा था कि आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलें, दिल झूम जाए ऐसी नज़ारों में ले चलें, क्योंकि देवास से मुझे याद आ गया था ये शेर नूर देवासी साहब ने लिखा था। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो बात यहाँ चल रही थी डॉक्टर सीमा, एक्जिमा की हम बात कर रहे थे और आपने कहा था कि एलर्जिन से भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो एलर्जिन्स हैं, ये इसमें क्या क्या एलर्जेंस शुमार हैं, उनके क्या नाम हैं, वो थोड़ा सा, क्योंकि हमारे सुनने वाले यही जानना चाहेंगे कि एलर्जेंस आखिर होते क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एलर्जेंस होते हैं, जो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप डाई की बात कर लें, जी। तो डाई में जो पीपीडी होते हैं, अमोनिया होते हैं, उनसे लोगों जी। को बहुत लोगों को एलर्जी होती है। अच्छा। और दूसरी चीज, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होते हैं, उनमें निकल की मात्रा होती है, ओके। तो इससे भी लोगों को एलर्जी होती है। कॉस्मेटिक्स में प्रिजर्वेटिव होते हैं, है ना, पाराबेन वगैरह होते हैं, उनसे भी लोगों को एलर्जी होती है। तो ये लोगों को, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है आखिर उनको परेशानी किससे हो रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर्टेन प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो जिससे आपको, जैसे बाल में कलर किया है, तो कई लोगों को चेहरे पे पिगमेंटेशन आने लगती है, ओके। तो वो भी इस वजह से हो सकती है। दूसरी चीजें होती है, लोगों में दाने होते हैं, चकत्ते पड़ते हैं, अच्छा। तो वो भी एक टाइप की एलर्जी है। जी। तो कोशिश करें कि जो आप
प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज को आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जी। और आपको लगता है कि आपको इसकी जानकारी चाहिए कि किस चीज से हो रहा है, तो उसके लिए भी पैच टेस्ट होते हैं जो कि आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो अच्छा। आप जाकर के अपने टेस्ट करवा सकते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं भी है तो भी आप उस चीज को एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको जी। ना यूज करें। अच्छा। क्योंकि एक्जिमा का यही लक्षण है कि बार बार आप उसी चीज को अगर यूज करेंगे तो और हो सकता है एग्रेसिव फॉर्म में आपको हो, और ज्यादा दुश्वारी हाँ परेशानी बिल्कुल आपको बिल्कुल हो। बिल्कुल। जी। तो उस चीज को आप रोक सके तो रोक सके। जी। अब जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर डाई या इस तरह का कोई कलर आप इस्तेमाल करते हैं, हेयर कलर, और उससे आपको एलर्जी है, और जो ऐसे अशखास जो पहली बार किसी कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं बालों में, तो वो एक स्किन टेस्ट जरूर कर लें, जैसा कि हमारे माहिर बिल्कुल ने कहा। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम उम्र में बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रे हेयर्स निकल आते हैं। अब ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आती है। जिस शख्स को ये परेशानी लाहक होती है वो चाहता है कि मैं अपने बाल कलर करूं, और आपने जैसा कहा कि बाल कलर करने से जो है कभी कभी एलर्जी हो जाती है, या वो शख्स एलर्जिक हो सकता है उस प्रोडक्ट्स को लेकर। तो ऐसे अफराद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, उसका सब्स्टिट्यूट या मुतबादिल क्या हो सकता है? देखिए मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे कलर जो होते हैं, हेयर कलर, वो जी। उपलब्ध है। लेकिन आपने जैसे बोला कि आपको टेस्ट करना चाहिए, हम्म। एक छोटी सी जांच है वो आपको जरूर करनी है कि आप जो जी। प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो आपको सूट कर रहा है या आपको कुछ दिक्कत कर रहा है। और अगर आपको सूट भी करता है तो कई बार होता है कि जो मार्केट में उपलब्ध है उनसे भी थोड़े से कालेपन की जो चेहरा जो कालापन होता है या बॉडी में कहीं कालेपन की भी शिकायत होती है, पिगमेंटेशन तो की जो बात करें। पिगमेंटेशन जी। होती है, जो ब्लैक कलर होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप जो हर्बल होते हैं जैसे हिना वगैरह, अगर कोई मेहंदी का ऑल्टरनेटिव है, इस्तेमाल हाँ किया जा मेहंदी सकता कर है। सकते जी। हो आप, अगर आपको वो भी सूट करता है तो। अच्छा। लेकिन कुछ भी अगर सूट करता है उसके पहले आप एक बार जरूर त्वचा पे पहले कहीं भी लगा कर देख लें आमतौर उसे। पे ऐसा होता है इस तरह का जो टेस्ट किया जाता है घरों में, जैसे बताया जाता है कि जो ईयर लोब है हमारा, कान के या पीछे हाँ का हिस्सा है, उस बिल्कुल पे लगा बिल्कुल कर देखें। देख सकते हैं, बिल्कुल वो सेंसिटिव एरिया एक भी वहां छोटा लगा सा सकते हैं। जो है स्पॉट आप लगा के देख सकते हैं। अगर आपको कोई जलन या उसमें खारिश नहीं होती तो फिर आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसमें आर्टिफिशियल कलर ही क्यों ना हो या फिर मेहंदी ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, इसमें एलर्जेंस की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है स्किन के हवाले से ही। तो इसमें ये तो आपने ऐसे एलर्जेंस बताए जो केमिकल्स वगैरह से होते हैं। क्या कुछ ऐसे भी एलर्जेंस होते हैं, ग्रेन पोलेंस वगैरह, या किस तरह बिल्कुल के होते हैं, उनसे? एरो एलर्जेंस जी कहते जी हैं हाँ, इनको। उनमें तो वो भी जो एरो एलर्जेंस कहते हैं उनमें भी जो एलर्जी प्रोडक्ट जो भी होते हैं ना, जी पोलेंस जी के थ्रू जो जाते हैं, इनहेल करते हैं, जी। तो उनसे भी एक एक्जिमा होते हैं जिसको एबीसीडी कहते हैं, एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ओके। तो वो पूरे शरीर में हो सकता है आपको, और उससे लोगों को काफी परेशानी होती है। खासकर ये देखा गया है जो आपके एग्रीकल्चर वर्कर हैं या जी। कई बार जो सीमेंट्स वर्कर हैं उनमें भी ये परेशानी होती है। अच्छा। तो उनके भी पोलन से आपको परेशानी हो सकती है, वो भी एक एक्जिमा का रूप है। अच्छा, इससे बचाव का क्या वो हो सकता है रास्ता? देखिए, एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स है, आपको जो भी है आपके कवर होने चाहिए, क्लोथ्स वगैरह जो कवर होने अच्छा। चाहिए। अगर आप मास्क यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जी। और अगर आपको लगता है कि आपको एक्जिमा उससे पर्टिकुलर चीज से हो रहा है तो आपको उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की जरूरत है, जी। क्योंकि जिस समय भी आप उस एनवायरनमेंट में जाओगे आपको फिर वापस वो एक्जिमा आएगा। तो जी। इस एनवायरनमेंट को चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है ऐसे लोगों में। तो कई बार ये है कि प्रोफेशन भी आपको बदलना पड़ बिल्कुल जाता बिल्कुल है या बिल्कुल पड़ सकता है। पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे हिफाजत करना चाहिए। और जैसा कहा कि मास्क का इस्तेमाल करें। अब मास्क के इस्तेमाल की जो बात आई तो इस मुतालिक हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन सा बात करें, नाम बताइए प्लीज। ये जी सर, वो सफेद रोग क्या है, ये जो दाग सफेद? ये सवाल तो हम आपका लेंगे, लेकिन हम आपका नाम जानना चाह रहे थे, आप कहाँ से बात करें? मैं ग्राम बालोदा लक्का, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से। अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपका सर? कन्हैयालाल प्रजापति। कन्हैयालाल प्रजापति जी, बहुत स्वागत हाँ, आपका कन्हैयालाल। इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। और आपने बाल सफ़ेद होने के मुतालिक जानना चाहे हमारी एक्सपर्ट से। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मतलब वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, या एक उम्र के बाद अगर बाल सफ़ेद हो जाएं तब क्या करना चाहिए? क्या जानना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं ना? चलिए, तो आपका सवाल जो है सुन लिया हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा रानी ने, वो बताएंगी आपको
कि क्या करना चाहिए दोनों सूरतों में? देखिए, जो आप बोल रहे हो बाल सफेदी वाली प्रॉब्लम जो होती है, जो बच्चों में हो गया, देखा गया टीनेजर में, तो कुछ हद तक आनुवंशिक होती है। और जो आप बोलते हो कि जैसे बाल सफेद हो रहा है, अडल्ट में जल्दी हो रहा है, जिसको कैनाइटिस भी कहते हैं, जैसे बिफोर 20 हो रहा है, 20 साल के पहले हो रहा है, तो कई बार होता है कि ये तो आनुवंशिक चीज है ही है। दूसरा है कि कई बार थायराइड की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी डेफिशिएंसी हो, उस वजह से भी कई बार बालों का सफेदीपन देखा गया है। और तीसरी चीज है होता है कि जो हमारा अभी जो वातावरण में इतना प्रदूषण वगैरह हो रहा, उससे भी कई बार ना होता कि एजिंग जल्दी स्टार्ट हो रही है लोगों में, तो उस वजह जी। से भी बालों का सफेदीपन देखा गया है। लेकिन अगर बाल आपके सफेद हो गए हैं और उसके साथ साथ त्वचा में भी सफेदी हो रही है, तो वो एक अलग चीज होता है जिसको विटिलिगो कहते हैं, तो वो चीज अलग होती है। तो उसके लिए तो फिर आपको विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा कि मेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं, त्वचा पे भी जो सफेदीपन आ रहा है वो भी आ रहा है। तो वो उसकी बीमारी का इलाज तभी संभव है जब आपकी डायग्नोसिस हो। और अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे का या फिर कुछ घर में किसी का बाल जो 20 साल की उम्र के पहले सफेदी हो रहा है, तो एक बार उनको जरूर परामर्श लो, क्योंकि कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से थोड़ा ग्रेइंग ऑफ हेयर जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई यहाँ पे, क्योंकि ग़िज़ा के हवाले से आपने कहा कि बहुत अच्छी डाइट आपको लेनी चाहिए और एक इस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए जो अपने आप में मुकम्मल हो, टोटल ग़िज़ा होनी चाहिए, उसमें ग़िज़ाइयत होनी चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, जितनी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी है या डेली आपकी रिक्वायर्ड है वो आपके खाने में ज़रूर होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि पानी खूब पीना चाहिए आपको, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, हाइड्रेशन आपका सही रहना चाहिए, डिहाइड्रेटेड आपका जिस्म नहीं होना चाहिए, बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड नहीं हो। और ख़ास तौर पे देखिए, चूँकि गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और आमद है मौसम गर्मा की, और ऐसे में अपने आप को बचाना इस गर्मी की शिद्दत से बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब कई बार सनबर्न की जो है शिकायत हो जाती है अक्सर लोगों को, और वो बहुत सारे इस तरह के लोशंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम दोनों तरीके आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो ये कि सनबर्न से किस तरह से हम बच सकते हैं, और उससे बचने के लिए अगर हम किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसमें हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बोल रहे हो कि सनबर्न से कैसे बचा जाए, तो आपका जो क्लोथिंग है, जो कपड़े का पहनावा है, वो आपका कवर्ड होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए। जैसे फुल बाजू की पूरी आस्तीन के कपड़े डालो आप। और अगर धूप में निकलना भी है तो कोशिश कीजिए जो मिड डे होता है, जो 12 बजे से और 4 बजे का धूप होता है, उसमें उस दौरान थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। जी। और अगर आपको जाना भी है तो आप जैसे छतरी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और डाइट में तो बताया कि पानी खूब पीजिए। किसी लोगों को होता है कि उससे भी मतलब उससे भी आपको परेशानी फिर भी आ रही है, तो जो सनस्क्रीन है मार्केट में, तो बिना आप परामर्श के नहीं लीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन से भी एलर्जी देखा गया लोगों में। जी। तो अगर आपको लगता है कि आपको धूप में जाना आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आप लैक्टोकैलामाइन भी उपलब्ध है मार्केट में, वो भी आप लगा सकते हैं। वो भी कुछ हद तक आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपकी परिधान आपका प्रोटेक्शन में होना चाहिए फुल। वही कपड़ों की बड़ी अच्छी बात की, मलबूसात आप मौसम के एतबार से पहने और सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी देखिए, जब आप हल्के रंग के कपड़े पहनकर निकलते हैं गर्मी में, तो गर्मी का एहसास, उसकी शिद्दत कम महसूस होती है। और अगर जनाब चेहरे पर, आँखों पर यानी काला चश्मा भी लगा लें, तो हम टीका तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ काला चश्मे का इस्तेमाल भी करें तो उससे भी जो है सनरेज से आपकी आँखों की हिफाजत हो सकती है, और आपकी जो टोटल पर्सनालिटी है और एक खूबसूरती है वो बरकरार रहेगी। और बड़ी अच्छी बातें आपने बताई डॉक्टर साहब। इससे पहले हम बात कर रहे थे, मास्क का जिक्र दरअसल आपने किया था, तो हम ये जानना चाहते थे कि मास्क चूँकि अब क्यों पहनना ज़रूरी है, ये हमारे तमाम सामीन जानते हैं, क्योंकि कोरोना वबा से न सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया जो है इससे दो चार है। हालांकि हमने काफ़ी कुछ इस पे कंट्रोल किया है, और अब इस वक्त हम उस मुकाम पर हैं कि जहां से हम ये कह सकते हैं कि हम इससे जंग जीत जाएंगे और जीतने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अब वैक्सीनेशन भी हमारे आ गया, उसका दूसरा दौर भी शुरू हो गया है। चूँकि बड़ा अहम सवाल है ये वैक्सीनेशन को लेकर, जो किसी तरह की कोई अगर एलर्जी किसी को है तो क्या वो ये वैक्सीन ले सकता है या नहीं?
देखिए, एलर्जी में भी आपको ये पता करना पड़ेगा किस टाइप की एलर्जी है। जी। अगर किसी को पहले एनाफाइलेक्सिस एक कंडीशन होती है जी। जिसमें सांस की दिक्कत होती है, सांस की नली में जो स्वेलिंग की वजह से लोगों को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, जी। ऐसे लोगों को मना करते हैं कि आपको अगर प्रायर हिस्ट्री है, पहले आपने कभी ऐसा मतलब आपके साथ ऐसा एपिसोड हुआ हो है, चुका जी, है, तो जी। आप मत लीजिए। या किसी को ड्रग एलर्जी है तो भी उन लोगों को हम मना करते हैं। अच्छा। तो उस कंडीशन में अगर आप वैक्सीन को अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एनाफाइलेक्सिस जो होती है वो फिर काफी जानलेवा भी हो जानलेवा सकता है। बीमारी जी, है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सही कहा आपने। तो ये कहने का मकसद ये है कि जो लोग किसी दवा से या किसी प्रोडक्ट से या किसी केमिकल से एलर्जिक हैं, तो उनको अपने माहिर से ज़रूर माहिर सेहत से जो है रुजू करना चाहिए, पहले बात करनी चाहिए। अगर वो इजाज़त दें कि आप ये वैक्सीन ले सकते हैं, तो बिल्कुल, वैक्सीन बिल्कुल, तभी लीजिए ज़रूर आप। लेना चाहिए। इस बीच में लाइन पर एक और कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। जी, ये अक्सर हमने देखा है कि चेहरे पर छोटे छोटे से पिंपल उड़ जाते हैं और कई जैसे बच्चों में बड़ों में भी देखने में आते हैं। जी। तो साधारण रूप से वो जल्दी से मिटते नहीं है सर, तो क्या कारण है उसका और अच्छा। इसका क्या निदान है सर? अच्छा, मुहासों को लेकर आप बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और इस मुतालिक ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे तमाम नौजवान साथी जो है, जब वो बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, तो इस तरह की परेशानियों से वो आमतौर पे दो चार होते हैं, और चेहरे पर अच्छे खासे एक स्मूथ फेस पर जो है कुछ पिंपल्स निकल आते हैं, मुहासे निकल आते हैं, और चेहरे की रौनक जो है वो थोड़ी सी जाती रहती है, और बड़े वरी हो जाते हैं हमारे जो नौजवान साथी हैं, और वो चाहते हैं कि चेहरा उनका हमेशा चमकता दमकता रहे, स्मूथ रहे। तो चलिए इस मुतालिक ज़रूर जानेंगे डॉक्टर सीमा रानी से क्या करना चाहिए हमारे नौजवानों को। और कभी कभी तो ये भी देखा है डॉक्टर साहब कि बड़ी उम्र में भी ये चीज़ रहती है जारी, और इस तरह के मुहासे या एक्ने जो पिंपल्स वगैरह होते हैं वो होते रहते हैं। तो बताएं क्या करना चाहिए, और अगर हो जाए तब क्या करना चाहिए, और बचने के लिए भी क्या करना चाहिए? कि मुहासे की जो समस्या होती है ज्यादातर टीनेजर को देखा गया है जी। लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं जिनमें अडल्ट में भी होते हैं, 25 साल के बाद भी मुहासे होते रहते हैं। तो वैसे कंडीशन में कई बार होता है कि जो हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है उसकी वजह से भी ये परेशानी रहती है। और जो मुहासे होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। कई बार लोग होते हैं जिनकी त्वचा तेलीय होती है, उनमें काफी देखा गया है ऑयली स्किन होती है। तो ऐसे कंडीशन में ना कि जो भी आप घरेलू प्रोडक्ट है या जो मार्केट में उपलब्ध है, क्रीम या फिर सनस्क्रीन लोशन, कई लोग मॉइस्चराइजर, उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो एक्ने को ठीक होने नहीं देगा और इनफैक्ट उसको बढ़ा देगा। तो उस कंडीशन में आप ऐसे भी जो उपचार जो होते हैं, जो घरेलू उपचार होते हैं, वो ना करें। स्किन बिल्कुल साफ रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई तरह का मसाज नहीं कीजिए, क्योंकि मसाज करने से फिर वो एक्ने बढ़ सकते हैं। अच्छा। और जब एक्ने आपके लगते हैं कि उसमें बहुत पस वगैरह, मवाद वगैरह कई लोगों के पड़ने लगते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, वैसे कंडीशन में एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो इस कंडीशन में, क्योंकि वो अगर एक्ने को आप पहले नहीं ट्रीट करोगे तो वो स्कारिंग में कन्वर्ट होती है, स्कार हो जाते हैं लोगों को। इसीलिए अगर आपके मुहासे आपको लगता है कि साफ सफाई के बाद भी आ रहे हैं और ज्यादा मतलब किसी को लगते हैं बड़े बड़े गांठें हो रही हैं, तो आप उस कंडीशन में त्वचा रोग विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें, क्योंकि उसमें कुछ दवाइयां होती हैं वो हमें देना पड़ता है। कुछ स्पेशल जांच भी होती है जो फीमेल में करते हैं हम। अच्छा। कि हार्मोनल कोई Disturbance तो नहीं इरेगुलरिटी है, हाँ, उसकी वजह से तो एक्ने नहीं आ रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि अडल्ट में, तो डेफिनेटली अडल्ट में भी कुछ होते हैं, जो कुछ ऑक्यूपेशन में भी एक्ने कुछ आते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी सही जानकारी जरूरी है कि आपको किस वजह से हो रहे हैं एक्ने, किस वजह से हो रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कई बार दोस्तों ये भी देखा गया है कि जो नौजवान हैं वो उन एक्ने को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने हाथ से उसको नोचते हैं। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि स्कारिंग हो सकती है, निशान आपके चेहरे पे पड़ जाएगा, बड़ा बदनुमा सा वो लगता है निशान, और फिर वो बाद में जाता भी नहीं है। वो ज़रा कम ज़रूर हो सकता है वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, लेकिन वो पूरी तरह से डिसअपेयर नहीं होता आपके फेस से। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि पहले तो आप ये डायग्नोसिस कराएं कि वो किस वजह से निकल रहे हैं एक्ने, आपको प्रॉब्लम जो हो रही है। और जब आप डॉक्टर से रुजू करेंगे, एक्सपर्ट से मिलेंगे, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब ने कही थी पहले, कि पानी का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा
तो जाहिर सी बात है कि आपका चेहरा भी निखरेगा। हम बार बार चेहरे पर जो इतना जोर दे रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हमारी स्किन का जो ताल्लुक है ना, वो कहते हैं चेहरा जो है एक दिल का आईना होता है, और चेहरे को देखकर ही जो तासुरात हैं, इमोशंस हैं, वो दूसरा समझता है। और चूंकि बात यहाँ पर स्किन की है, तो अभी चूंकि बात ग्रे हेयर्स की भी हुई थी डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को डैंड्रफ की परेशानी हो जाती है, खुश्की जो है बहुत ज्यादा, जिसे रूसी भी आमतौर पे कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आमतौर पे जो देखने में आता है वो आता है कि बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि ऑयल हमें इस्तेमाल करना चाहिए अगर डैंड्रफ है सर में? नहीं, देखिए, डैंड्रफ अगर है तो कई बार हो जाता है, ऑयलिंग करते तो वो सारा एक्यूमुलेट हो जाता है, सीबम जो होता है ना, वो डर्ट को जमने लगता है, तो वो समस्या को और बढ़ा देगा। अच्छा। लेकिन किसी किसी को होती है जो खुश्की होती है, जमी होती है, तो वैसे कंडीशन में अगर ऑयलिंग करते भी हो तो आप उसको वॉश कर लीजिए नेक्स्ट डे, उसको छोड़िए मत। ओके। क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर बाहर में वातावरण में जो भी डस्ट वगैरह है, एनवायरमेंट में है, वो सारे पॉल्यूशन तो आपके एक्यूमुलेट होते रहेंगे, समस्या को और बढ़ा देगा। तो हम एडवाइस यही करते हैं कि अगर आपने तेल लगाने की आपको है हैबिट कि हमें तेल लगानी है, तो अगर ज्यादा डैंड्रफ है तो मत लगाइए, और अगर लगाते भी तो उसको वॉश जरूर कर लीजिए आप। अच्छा, यानी कि तेल लगाकर आपको छोड़ना नहीं है कि कई दिन तक आप उसको तेल लगाकर बालों को ऐसे ही रहने दें, उनको अच्छे से धो लीजिए। कोई शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि बड़ी उम्दा बात आपने बताई है बालों के हिसाब से, क्योंकि कुछ ऐसे मिथ और गलतफहमियां हैं और जिनकी वजह से आपको बजाय फायदा होने के और नुकसान हो जाता है, तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम जारी है ऑल इंडिया रेडियो को उर्दू सर्विस से, और सिलसिला है सेहत और जिंदगी। इस हवाले से कोई जहन में आपके सवाल है तो आप भी सवाल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सीमा रानी, आज मौजूद है हमारे स्टूडियो में। हमारा नंबर है 01123421260, और ये नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 01123421260, और एक बार और आहिस्तगी के साथ बताते हैं 0112342126126 यानी 60। डॉक्टर साहब, एक्जिमा की तो बात हो गई, आपने बड़ी तफसील से डिटेल से बताया है आपने, और अब हम उसी के हवाले से एक और बात करना चाहते हैं। एक्जिमा और सोरियासिस जो है, इनमें कुछ फर्क है? बिल्कुल फर्क है, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, सोरियासिस जो होता है वो भी एक आनुवंशिक चीज होती है जी, और जो इम्यूनिटी मीडिएटेड, जो भी इम्यून मीडिएटेड सेल्स है, दोनों में अलग होती हैं जी, तो उनके लक्षण भी अलग होते हैं। अच्छा। कुछ सोरियासिस जो होते हैं जो यंग एज में आते हैं, और कुछ जो होते हैं थोड़े एक सर्टेन अडल्ट एज में आते हैं जी, तो उनका जो नेचर होता है सोरियासिस, ये जो होते हैं सोरियासिस, ये आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इवन आपके जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं जैसे कि एक्जिमा में खारिश ज्यादा होती है, बट सोरियासिस में खारिश नहीं होती है। इसमें जैसे स्किन जो होता है ना बहुत तेजी से बढ़ती है, अच्छा। तो जो छिलके बनने होते हैं, लोग कहते हैं ना स्केलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये बॉडी के पर्टिकुलर साइट को इन्वॉल्व करता है, अच्छा, जो आपके सोरियासिस होते हैं। जी, जी। और जो सोरियासिस की कंडीशन होती है ये आपकी 100% क्योरेबल नहीं होती है, बट आप इसको दवाइयों से दबा सकते हैं, है ना, कम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको कुछ जरूरी जांचें भी जरूरी होती हैं, अच्छा। क्योंकि ये आपके जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसकी वजह से मेरे को स्किन में काफी तेजी से आ रहा है, कुछ मेरे नेल में चेंजेस हो रहे हैं, अच्छा, तो उस कंडीशन में आप एक बार परामर्श जरूर लें। नाखून में भी तब्दीली आ जाती है, शेप उसकी बिल्कुल आती बिगड़ है, जाती है। नाखून की भी डिसकलर होते हैं, कलर में कलर चेंजेस होते हैं, कुछ नाखून में पिट्स हो जाते हैं, कुछ में थिकनिंग हो जाती है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं नाखून में भी, वो भी एक सोरियासिस के लक्षण होते हैं। अच्छा, बड़ी उम्दा बात आपने बताई। और एक और जो बीमारी है जिससे अक्सर तो नहीं कहना चाहिए, कम लोग ही इससे मुतासिर होते हैं, और वो है लीकोडर्मा, लेकिन सफेद दाग, लेकिन जिनको ये हो जाते हैं उनसे अक्सर लोग दूरी बनाकर रखते हैं। अब ये कितना मिथ है, कितनी इसमें सच्चाई है, ये हम आपसे जानेंगे। चूंकि आमतौर पे देखते ही लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें उनके साथ बैठने से, हमें उनके साथ खाना खाने से, या उनके साथ कोई भी मशरूब शेयर करने से, पानी या जूस वगैरह पीने से, ऐसा तो नहीं कि हमें भी ये चीज हो जाए। तो इसके मुतालिक बताइए कि लीकोडर्मा यानी कि सफेद दाग जो हैं वो क्या होते हैं, और किस तरह से उनका इलाज मुमकिन है, और कितना जरूरी है
ऐसे लोगों से बचना या नहीं बचना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल मिथ है, 100% मिथ है कि ऐसे जो जिनको सफेद दाग की बीमारी या लिकोडर्मा जिनको है, जी। उनके साथ रहने, उनके साथ खान पान करने से बीमारी हमें लगेगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये बीमारी मतलब इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एक दूसरे में ट्रांसफर होने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये एक आनुवांशिक है, कुछ हद तक ये आनुवांशिक बीमारी होती है, और ये इलाज बिल्कुल इसका है ना, अगर आप ट्रीटेबल है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रीटेबल है, आप इसको इलाज कर सकते हैं। लेकिन यही है कि अगर आप इसका इलाज जितनी जल्दी करते हैं उतनी जल्दी बीमारी की भी रोकथाम संभव होती है, और इसका इलाज भी सेफ है। ये बिल्कुल आप कहीं भी किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं जी। और ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि देखिए काफी अफराद की जो गलतफहमी आज दूर हो जाएगी कि आपने चूंकि ये बात बताई कि इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एक से दूसरे को नहीं लगती है, ट्रांसफर नहीं होती, और जिनको हो जाती है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या स्किन स्पेशलिस्ट से जो है रुजू कर सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं। वो जो आपको दवाइयां बताते हैं वो दवाइयां आप लें, जो ग़िज़ा वो कहते हैं खाने के लिए वो ग़िज़ा खाइए, जो एहतियात वो बताते हैं वो एहतियात ज़रूर रखिए। और अब वक्त है डॉक्टर साहब की पसंद का कि नगमा सुनने का। चूंकि यहाँ पे स्किन की बात हो रही है, हम बार बार चेहरे की बात करते हैं, चमकते दमकते चेहरे की, तो इस पर गज़लें और अशार भी खूब कहे गए हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि खूबसूरत गज़ल जैसा है तुम्हारा चांद सा चेहरा, निगाहें शेर पड़ती हैं तो लब इरशाद कहते हैं। चमके रूप सुनहरा, तेरा निखरा निखरा चेहरा, जिस पर चमके रूप सुनहरा। अरे क्या बात है तेरी, अरे क्या बात है तेरी, ओए तेरी जुल्फे घुंघर वाली, गोरा मुखड़ा आंखें काली। अरे क्या बात है तेरी, तेरा निखरा निखरा चेहरा। तुझको बालम समझे, कोई तुझको प्रीतम जाने। अरे क्या बात है तेरी, अरे क्या बात है तेरी, ओए तेरी जुल्फे घुंघर वाली, गोरा मुखड़ा आंखें काली। अरे क्या बात है तेरी, अरे क्या बात है तेरी, ओए तेरा निखरा निखरा चेहरा।
टपके रूप का सोना बरसे छन छन के। अरे क्या बात है तेरी, अरे क्या बात है तेरी ओए। कभी चलना और थम जाना, थम के आंचल का लहराना। अरे क्या बात है तेरी, अरे क्या बात है तेरी ओए। तेरी जुल्फें घूंघट वाली, गोरा मुखड़ा आंखें काली। अरे क्या बात है तेरी, अरे क्या बात है तेरी ओए। तेरा निखरा निखरा चेहरा। अब ना छुड़ा प्यार का दामन मेरे हाथों से। नेहा लगा के जाग रही हूँ कितनी रातों से। अरे क्या बात है तेरी, मैं सजना हो गई तेरी ओए। कोई तुझको बालम समझे, कोई तुझको प्रीतम जाने। अरे क्या बात है तेरी, अरे क्या बात है तेरी ओए। तेरा निखरा निखरा चेहरा, जिस पर चमके रूप सुनहरा। अरे क्या बात है तेरी, अरे क्या बात है तेरी ओए। तेरा निखरा निखरा चेहरा। अरे क्या बात है तेरी। अगर आप भी चाहते हैं कोई आपको ये कहे तो अपनी स्किन का ख्याल रखिए। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं सेहत और जिंदगी सिलसिला। और इस सिलसिले के तहत हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम बहुत मुआविन है और वो आपको बहुत सारी एक तो गलत फहमियों से आपको दूर करता है, दूसरा आपके लिए बहुत अच्छी तरह से मुफीद भी है। आप मुस्तफ़ीद होते हैं इस प्रोग्राम से। हमारे एक्सपर्ट बहुत सी ऐसी बातें आपको बताते हैं जिन पर आप अमल पैरा होकर उन दुश्वारियों से बच सकते हैं या डॉक्टर के पास जाने से भी बच सकते हैं जनाब। क्योंकि यहाँ मामला तो स्किन का है, इसकी देखभाल करना आपकी ही जिम्मेदारी है और आपका ही फ़र्ज़ है। लेकिन अगर किसी वजह से आप किसी परेशानी या दुश्वारी में मुब्तला हो जाते हैं तो एक्सपर्ट से ज़रूर रुजू कीजिए और सेल्फ मेडिकेशन से जितना भी हो सके बचना चाहिए। अपने आप से दवा नहीं खानी चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट की बात तो एक्सपर्ट की है जनाब। नीम हकीम खतरे जान। तो ये तो बात हो गई। चलिए मौजू आज का चूँकि आप जानते ही हैं और जिल्द से मुतालिक मुख्तलिफ बीमारियां, मिसाल के तौर पर एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, सोरियासिस वगैरह वगैरह। इस मुतालिक अगर आप कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा रानी से सवाल कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011-2342-1260। नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 011-2342-1260। ये तो नंबर की बात हो गई और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और चूँकि कई बीमारियों के मुतालिक तो बात हो चुकी है, लेकिन एक बहुत कॉमन बीमारी जो है आजकल देखने में मिलती है और होता ही है कि उससे जब लोग इतना परेशान हो जाते हैं तो कई बार डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। और ये बीमारी है फंगल इन्फेक्शन की। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए मुस्कुराई इस बात को कहने पर। और ये जो फंगस या फंगल इन्फेक्शन है ये क्या है डॉक्टर साहब, बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं? कि फंगल इन्फेक्शन जो है इधर देखा गया है कि 2-3 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे केसेस काफी आने लगे हैं और ऐसे केसेस केवल एक इंडिविजुअल नहीं, पूरी परिवार भी कई बार ग्रसित हो जाते हैं इस बीमारी से।
होता क्या है कि इस बीमारी को शुरुआती दौर पर अगर ना रोका जाए तो ये बार बार परेशान करती हैं। अगर आप उचित रूप में इसका इलाज ना करें, जी। बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि कई बार फंगस जो होते हैं उस दवाइयों से भी नहीं सुनते हैं। जी। तो वैसे कंडीशन में अगर आप इलाज करते हैं तो कृपया आप त्वचा रोग विशेषज्ञ से जरूरी परामर्श लेकर ही दवाई जी। लीजिए और पूरा का पूरा इलाज कीजिए। जो बाहर में जो उपलब्ध है केमिस्ट पे, कई बार उसमें जो स्टेरॉयड होते हैं, मिक्स क्रीम होती जी, हैं, जी। उसको लगाने के बाद ये जो फंगस होते हैं आपके, ये ठीक होने की बजाय ये बार बार आपको दूसरी जगह आपको फैलाते रहते हैं। अच्छा। और एक दूसरे से फैलती है ये जो बीमारी, क्योंकि ये वाली जो बीमारी होती है इन्फेक्शियस होती है। तो परिवार में एक सदस्य जब अगर इन्फेक्ट होता है तो उसकी वजह से दूसरे लोग भी होने के चांसेस बढ़ जाते जी। हैं। इसीलिए आपका इलाज करना और भी समुचित इलाज करना वो ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप कभी आपको लगता है कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, फंगस हो रहा है, किसी को जैसे फोल्ड में, स्किन के फोल्ड में दिक्कत हो रही है, तो अगर दिक्कत को, परेशानी को अगर उचित इलाज शुरू में ही किया जाए तो उसको काफी हद तक रिकरेंस से बच सकते हैं जी। आपको, है ना, दूसरे को स्प्रेड भी नहीं करने दे सकते हैं। अच्छा। तो वो जरूरी चीज है। और गर्मी में तो खासकर देखा गया पसीने की वजह से, आपके जो पहनावा है उसकी वजह से भी काफी जी। फंगस वगैरह की जो प्रॉब्लम है ये बढ़ने लगी है। आमतौर पे जीन्स का इस्तेमाल नौजवान बहुत करते बिल्कुल, हैं, हाँ, और वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। टाइट हाँ, फिटिंग टाइट क्लोथिंग फिटिंग। जो होती है वो जी। अवॉइड कर सकते हैं, वो तो करिए आप। और जिस्म को खुश्क रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पसीने में आप शराबोर हैं कहीं से आए चलकर, तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और हवा और पानी का इस्तेमाल कीजिए, तो उससे भी ये परेशानी दूर हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके अपने जिस्म को ड्राई रखें, खुश रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और चूंकि ये फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही, तो जैसे दाद हो जाते हैं, रिंगवर्म हो जाते हैं, वो भी इसी का एक इसी दूसरा का रूप लक्षण, है। हाँ, बिल्कुल। वही चीज़ है। वही है जी। तो इससे बचना चाहिए और शुरुआत में ही इसका इलाज करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो फिर ये बढ़ सकती है और एक दूसरे को लगती भी है। तो जब एक ही फैमिली में सब लोग रहते हैं और एक से दूसरे को वो मुंतकिल हो रही है, ट्रांसफर हो रही है वो परेशानी, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो जो शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स होते हैं, टॉवेल को जो शेयर करते हैं जी। वो अवॉइड करना चाहिए, वो आप ना करें। अच्छा। एक दूसरे का टॉवेल, अगर किसी को इन्फेक्शन हो रखा है तो उसका टॉवेल, उसके कपड़े अलग रखें, उसके साथ शेयर ना करें। और बच्चों में जैसे होता है कि फंगस जो होते हैं ना, स्कैल्प में होता है, टीनिया कैपिटिस कहते हैं, ओके। तो ऐसे कंडीशन में शेयरिंग ऑफ जो कॉम्ब होते हैं, कंघी वगैरह इस्तेमाल एक दूसरे से ना करें। अच्छा, वो ऐसे, सब हाँ, अलग अलग ये रखें। अलग अलग जी। रखें, वो जरूरी है। और इलाज अगर समुचित लेंगे तो ये परेशानी 100% क्योरेबल है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती है। जी। तो यही बीमारी आपका समुचित इलाज से और उचित उपाय, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीच में आपने छोड़ दिया इलाज करने के, वो ना जी। करें आप। चलिए, एक कॉलर है लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ, बोलिए, कौन सा बात करें? नहीं सर, आपका आदाब। आदावर्स। अनिल कौशले लियो। जी हाँ, अनिल कौचाले साहब, पहचान गए आपकी आवाज़। और आप हमारे मुस्तकिल सामे हैं और अक्सर बेशतर आप हमारे इस प्रोग्राम में भी शामिल होते हैं, आज भी शामिल हैं और आपका इस्तकबाल है। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आज आप? सर, एक प्रॉब्लम ये कि जैसे गर्मी शुरू हो जाती है ना, तो जी। हमारे पेट फट गए और पेट के ऊपर वाले भाग में बहुत ज्यादा खुजली चलती है। अच्छा। तो ये कोई दिल की समस्या और हो सकती है क्या? रात का समय ज्यादा चलती है, मेरे अच्छा। मतलब हो। जी, ज़रूर जानना चाहेंगे। कहाँ पे, आप एक बार क्वेश्चन को। पेट के ऊपर के हिस्से में आप बता रहे हैं कि ज़्यादा खुजली होती है और रात को ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, रात को ज्यादा खुजली है, पूरे सोचते भी तो 1 घंटे तक नींद भी नहीं आती खुजली से। अच्छा, आपने पेट की बात की, पीठ की बात की? पीठ और या पैर है ना अपने घुटने। अच्छा, घुटने में, ओके। जी जी घुटने के ऊपर वाले भाग में क्या? जी जी। दोनों। कब से हो रही है? आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत क्लियर हमें नहीं मिल पा रही। लेकिन सवाल हम समझ गए कि घुटने के ऊपर के हिस्से में आपको ज़्यादा खुजली होती है और रात को ये बढ़ जाती है, यही जानना चाहते हैं ना आप? तो अनिल कौचल, हाँ, जाहिर सी बात है, जब खुजली आएगी तो नींद कहाँ से आएगी फिर। चलिए जान लेते हैं। ड्यूरेशन कब से है ये? अच्छा, कब से हाँ, ये आपको परेशानी है? ये मैंने सर 3-4 साल हो गए, और रात के समय और गर्मी में ज्यादा होती है। अच्छा, आपने इसका इलाज किया अभी तक? नहीं। बीच में इलाज करा था और अच्छा। कुछ फायदा भी हुआ। चलिए, तो अभी जान लेते हैं क्या इसकी वजह है। जो स्किन स्पेशलिस्ट है उनको दिखाया। जी ठीक है। देखिए, पहले तो आपने जो आप बताया मुझे कि घुटने के ऊपर और ऊपर की पूरी स्किन में खुजली होती है, जैसे पेट पीठ सब बता रहे हैं ना आप कि उनमें पूरी। तो ये, अगर आपका एज कितना है, आपकी जो उम्र है वो कितनी है? तो मेरी उम्र 52 साल है।
52 साल है। तो इस कंडीशन में अगर आप कोई और दवाई ले रहे हैं या फिर किसी और समस्या से ग्रसित तो नहीं है, डायबिटिक है या फिर किसी और नहीं बीपी? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं है ना। तो ऐसे कंडीशन में कई बार होता है ना, इन्फेक्शन को रूल आउट करना होता है कि किस वजह से आपको हो रही है। आपने कहा रात में बढ़ जाती है, तो रात में बढ़ जाती है तो कोई इन्फेक्शन भी होता है शरीर पे जिसको स्केबीज कहते हैं, उसकी वजह से भी कई बार इचिंग होती है, लेकिन वो 2-3 साल तक नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने इलाज नहीं किया या परिवार में किसी और सदस्य को तो नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं है। हाँ, तो नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ऐसे ठीक है कि एकदम डिस्कस नहीं पड़ता है। आपकी आवाज़ जो है क्लियर नहीं मिल रही है। आप जो कहना चाहते हैं, हाँ। डॉक्टर साहब जो जानना चाहती थी कि आपके अलावा भी आपकी फैमिली में किसी और को तो ये परेशानी या दुश्वारी नहीं है? नहीं है। और ये जो खारिश होती है, ये अगर सूखी खारिश है, इसके बाद कोई निशान नहीं पड़ जाता, जैसे एक अर्टिकेरिया होती है स्किन में, एक कंडीशन होती है जिसमें भी जैसे कोई छोटे छोटे फुंसियां हो जाती है। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ। तो वो अर्टिकेरिया जो होता है ना, एक होता है पसीने की वजह से भी अर्टिकेरिया, जैसे कोलिनर्जिक फिजिकल अर्टिकेरिया कहते हैं, वो भी परेशान करती है। तो ऐसे कंडीशन में पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपको खुजली की वजह क्या है, बीमारी की वजह क्या है। डायग्नोसिस सही जरूरी है। तो वो बिना आपके देखे हुए, बिना आपके कुछ जांच किए हुए संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बीमारी आपकी बढ़ रही है और ये परसिस्ट कर रही है, तो आप एक बार जरूर फिर से मिल लीजिए स्किन स्पेशलिस्ट को। ये हो सकता है कि अर्टिकेरिया की वजह से आपको नहीं हो, या कोई इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया स्केबीज, उसकी वजह से ना हो। तो उसका जब तक आप मिलोगे नहीं, आप दिखा लो कि आपकी क्या मतलब किस वजह से हो रही है। और इस बीच में आप ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनिए, स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई मत रखिए। और घर में अगर किसी और को भी इन्फेक्शन हो रखा है तो उनको भी दिखाइए कि आपकी बीमारी क्या है, क्योंकि जड़ से बीमारी का पता लगना बहुत जरूरी है, तभी इलाज संभव है। तो बहुत शुक्रिया अनिल कौचाले साहब। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा रानी के जवाब से मुतमईन होंगे। और देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि तशखीस या फिर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। अगर सही डायग्नोसिस है तो फिर आपका इलाज भी बेहतर तरीके से हो सकेगा और इस दुश्वारी से आपको ज़रूर निजात मिलेगी। और बात यहाँ एक और स्किन इन्फेक्शन की कर लेते हैं डॉक्टर साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे कुछ इस तरह के दाने जिस्म पर निकल आते हैं जिसमें बड़ी जलन होती है, और जो मकामी ज़बान है, लोकल लैंग्वेज में कई बार उसको लोग कहते हैं कि मकड़ी की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर ऐसे सुना गया है, देखा भी गया है। तो ये दरअसल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या कहेंगे कि क्या चीज़ होती है, और वाकई ये मकड़ी की वजह से होता है या कुछ और इन्फेक्शन होता है? नहीं, देखिए, ये जो आप बता रहे हैं जलन होती है त्वचा में, फफोले पड़ जाते हैं, जी जी बिल्कुल, है ना। और यूजुअली देखा गया इनको हर्पीस जॉस्टर कहते हैं, जी बिल्कुल, है ना। तो ये जो जॉस्टर वायरस होती है, वेरिसेला वायरस होती है, उनके थ्रू ही होता है ये भी ट्रांसमिट। अच्छा, तो ये एक सर्टेन एज में होता है और इस कंडीशन में पेन काफी होता है, लोगों को शरीर का कोई एक पार्ट ही इन्वॉल्व करता है। लेकिन अगर ये फेस पे आता है तो इसमें कई बार चांसेस होता है आई भी इन्वॉल्वमेंट का। अच्छा। तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसका दवाई का अगर आपने शुरुआती दौर पे ही कर लिया तो काफी हद तक उसके कॉम्प्लिकेशन को आप रोक सकते हो। अच्छा, तो इस कंडीशन में ये कोई मकड़ी से नहीं है, ये एक हर्पीस जॉस्टर है जो वायरस से होता है। तो जी। आपका इलाज जरूरी होता है, क्योंकि ये अगर चेहरे पे है तो आंखों को प्रभावित कर सकता है ना? अच्छा। तो अच्छा, इसीलिए- आमतौर पे ये देखा जाता है डॉक्टर साहब, ये हर्पीस जोस्टर की बात करें तो वो ब्रांचेस की शक्ल में हाँ। उसके दाने जो बहुत चमकदार से दाने दिखाई देते चमत्कार हैं, से बताए और उसमें फफोले पड़ जाते जी हैं। हाँ। बहुत ज्यादा जलन होती है। तो जिनका इलाज हो जाता है सही वक्त पर, तो आगे जिंदगी में फिर कोई परेशानी उस तरह की तो नहीं होती, चांसेस जो नहीं होते, साइड इफेक्ट्स होते हैं? रिकरेंस के चांसेस नहीं होते, लेकिन इनसे जो होता है न्यूरैल्जिया होता है, पेन जी, काफी पेन होता है बहुत लोगों होता को। है। अच्छा, तो उस कंडीशन में भी अगर आपने एंटीवायरल पहले ही शुरू कर लिया है तो काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो यानी कि नसों में जो है दर्द आपके हो सकता है, न्यूरल्जिया आपको हो जाएगा, दर्द की शिद्दत जो बढ़ जाती है उसके लिए दवा लेना बहुत जरूरी है। तो एक इसका कोई कोर्स होता है, कितने वक्त तक दवा लेनी चाहिए? इसमें हर्पीज जो अगर किसी को हो गया हर्पी है? जैसे है तो शुरुआती दौर पे अगर 1-2 दिन में ही आपके लक्षण पकड़ में आ जाते हैं तो दवाई उसी समय शुरुआत कर देनी चाहिए। अच्छा, तो उससे काफी हद तक आपके जो छाले बन रहे हैं आगे वो रुक जाते हैं, उनका जो प्रोग्रेशन होता है वो रुक जाते हैं। और कई बार होता है कि लोग शुरुआती अवस्था में पकड़ नहीं पाते हैं बीमारी को, जी। और जब आते हैं तो ऑलरेडी 7-10 दिन के बाद आते हैं कि ये हो गया, तो उस समय क्या होता है स्किन में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में फिर आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, और पेन भी काफी होता है लोगों को, जी। खासकर जो वृद्ध अवस्था में होते हैं, एल्डरली जो होते हैं,
उनमें देखा गया है। और अगर फेस पे इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो आप इसका इलाज तुरंत करें, जितना जल्द मुमकिन हो सके उतना जल्द बिल्कुल। इलाज करना चाहिए और परेशानी से बचना चाहिए। एक बड़ी कॉमन सी परेशानी आ जाती है, कई बार उसमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, खासतौर पे खवातीन इससे बहुत दो चार होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उबलता हुआ पानी या उबलता हुआ दूध या कोई गर्म चीज़ जो है हमारे जिस्म पे गिर जाती है और वहाँ जो है वो स्किन हमारी जल जाती है। अगर आप जाहिर सी बात है कि घर में आमतौर पे ये हादसा ज़्यादा होते हैं, तो उसमें कोई छोटा सा हिस्सा आपका जल गया, तो ऐसे में पहले हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? घर पे सबसे अगर पहले है? तो आप उसको कूल कीजिए, ठंडा कीजिए, ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट जी, जरूरी है। जी। और अगर छाला बन भी गया तो उसको फोड़िए मत, अच्छा। बिल्कुल नहीं, उसको फोड़ना नहीं है आपको। वो अपने आप ही जब हाँ, वो आपका या तो आप टूटेगा? डॉक्टर के पास, हाँ वो जी। बिल्कुल अपना कोर्स लेगा, लेकिन उसको फोड़िए मत, अच्छा। क्योंकि उसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। अच्छा। तो वो ध्यान दीजिए, ठंडे पानी का तुरंत से तुरंत इस्तेमाल कीजिए। और अगर शरीर पे ज्यादा जलन हो रही है, ज्यादा वो हो गया आपका एरिया इन्वॉल्व हो गया, तो आप तुरंत डॉक्टर के परामर्श लीजिए, वो जी। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर जैसे कुछ वक्त अगर लगे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जा सके घर पर, या देखिए, सिर्फ ठंडा पानी ही डालना चाहिए? ठंडा पानी कर सकते हैं, कूल जो होता है ना, कूल कंप्रेशन वो जी, करना जी, चाहिए, जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि जैसे स्किन निकल रही है, हम्म। तो अगर आपके पास घर में एंटीबायोटिक क्रीम रखी है तो वो लगा सकते वो हैं, उसको लगा कवर सकते कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद तुरंत मिलना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके, है ना। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है कि जलने के बाद जब इलाज मुकम्मल होता है जलने वाली जगह का, तो उस जगह बड़ा उभार सा बन जाता है, बिल्कुल, स्किन बिल्कुल। इकट्ठी सी होती है और बहुत सख्त हो जाती है। तो उसकी की वजह क्या होती है डॉक्टर साहब, और उसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? इस परेशानी से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, वो जो स्कारिंग जो होती है, जिसको हाइपरट्रॉफिक स्कार कहते जी। हैं, है ना, वो एक जो हीलिंग वाली प्रोसेस होती है बर्न के बाद, वो लोगों में देखा गया है। अच्छा। तो जो हाइपरट्रॉफिक स्कार वाले होते हैं, जो कंडीशन होती हैं, उनमें कई बार होता है ना कि कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट होती है, कुछ इंजेक्शन होते जी। हैं, उसके थ्रू भी आप इसको निजात पा मतलब वो सकते बैठ हैं। सकती है। बैठ सकती है, जो बिल्कुल। उभार और है कुछ स्किन हाँ का। पर्टिकुलर कुछ ड्रेसिंग होती है, जो सिलिकॉन ड्रेसिंग आती है, जी। वो उनको एडवाइस किया जाता है बर्न अच्छा। के बाद। क्योंकि स्किन बहुत हार्ड हो जाती हार्ड है हो वहाँ के, जाती है, अक्सर बिल्कुल, देखने में बिल्कुल, आता है। हाँ, और फिर काम करने में भी दुश्वारी होती है, अगर दुश्वारी हाथ होती है, में हो जाए, क्योंकि वो नॉर्मल जी। हीलिंग हो नहीं रही है ना, वहाँ जी। पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्चर आ ही जाता है। अच्छा, अच्छा। तो अगर इसी सिलसिले को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी थोड़ा सा हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के दौर में। और कभी तो ये होता है कि जैसे इस तरह की कोई परेशानी हो गई कि बर्न के बाद या जलने के बाद जो है आप प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पेश आती। कुछ लोग खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, नाक अगर थोड़ी सी मोटी है तो उसको शेप देने के लिए, या फिर कोई दूसरा हमारे बॉडी का ऐसा हिस्सा है जो आपके लुक को मुतासिर करे। चिन की अगर बात करें तो इस सब के लिए अब एक आम आदमी सोचता है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या मतलब प्लास्टिक से की जाती है, क्या होता है, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे इस मुतालिक। देखिए, ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, जैसे आपने जी, बताया ना कि जी। चिन को शेप देना, नोज को जैसे बोटॉक्स कहते हैं, कुछ फिलर, डर्मा फिलर होता है, जी, मतलब ये जी। सब कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसके थ्रू कुछ हद तक किया जा सकता है इनको ठीक हाँ, कर। कुछ हद हाँ, तक बदलाव किया जा बिल्कुल, सकता बिल्कुल। है। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। और कुछ बच्चों के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और कई बार बच्चे जो है डायपर रैशेस से बहुत परेशान होते हैं। उनको डायपर रैशेस हो जाते हैं और वो फिर सो नहीं पाते, और जब वो नहीं सो पाते तो जाहिर सी बात है खानदान के दीगर लोग भी नहीं सो पाते। भाई कैसे सोएंगे, क्योंकि अब ये तो एक ऐसा बाजा है जो रुक नहीं सकता जब तक कि उसको आराम ना मिले। देखिए, डायपर डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, डायपर के थ्रू जो एलर्जी होती है, वैसे जी। कंडीशन में बहुत लंबे टाइम के लिए आप डायपर बच्चों को मत पहनाइए। जी। वैसे जो भी फीकल मैटर होता है, जो यूरिन होता है, उसकी वजह से भी एलर्जी होती है बच्चों में। जी। और कुछ बच्चों में डायपर की एलर्जी जो होती है, जो इंग्रेडिएंट होता है डायपर में, उसकी वजह से होती है। जी। तो वैसे कंडीशन में डायपर की जगह आप जो सूती होते हैं कपड़े, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लगता है कि आपको डायपर की वजह से नहीं हो रही एलर्जी, तो डायपर को आप फ्रिक्वेंट चेंज कीजिए, 2-3 घंटे में चेंज कीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चा सुबह से पहना दिया जी। है तो आप उसको 4-5 घंटे के लिए रख लें, क्योंकि जो नमी होती है उसकी वजह से भी परेशानी होती है। बहुत लंबे वक्त तक डायपर का इस्तेमाल ना करें। जहां तक हो सके बच्चे की स्किन को जो है उस एरिया के खुश्क रखें,
और वो ड्राई रहनी चाहिए, और डायपर का इस्तेमाल कम से कम करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल उसमें देखिए बच्चे को भी सहूलत होगी और आपको भी सहूलत होगी, क्योंकि आप बच्चे के साथ बिल्कुल हर वक्त रहते हैं। ख़ासतौर पे अगर माँ की बात की जाए तो बच्चे के साथ हमेशा ही रहती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है इस बात का ख्याल रखा जाए। और चूँकि इतनी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर साहब, कि दिल तो ये चाहता है कि ये प्रोग्राम यूं ही जारी रहे, हम और बातें करते रहें और मालूमात अपने सामीन तक पहुंचाते रहें। तो जाने से पहले कुछ बातें और करना चाहें, क्योंकि वक्त अब थोड़ा सा कम है हमारे पास, और अभी भी अगर आप कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, तो हमारा नंबर है 01123421260। और आज का मौजू यही है, स्किन से मुतालिक मुख्तलिफ बीमारियां, और हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सीमा रानी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और कई बार फेस पर या चेहरे पर तिल बहुत निकल आते हैं या मस्से हो जाते हैं, तो क्या ये कुदरती हैं या फिर कोई ये भी डिसऑर्डर है किसी तरह का? देखिए, एक जो आप बता रहे हो तिल, तो तिल जो होते हैं इसको फ्रेकल्स कहते हैं, कुछ लेंटिजेंस होते हैं उनकी वजह से कालेपन आते हैं। और जो तिल होते हैं कुछ लोगों को हेरिडिटरी होती है। अच्छा। और जो कुछ लोगों को जो फ्रेकल्स होते हैं वो सन में एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से भी आते हैं, जो छोटे छोटे काले काले तिल होते हैं। और जो मस्से होते हैं वो भी अलग चीज होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप सन को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को सन से थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो जरूरी है। अच्छा। और अगर मस्से हैं आपको तो वो तो फिर निकलवाना पड़ेगा आपको। और जो फ्रेकल्स होते हैं उसमें आप सन जो भी सनस्क्रीन अवेलेबल है जो आपको सूट करती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोशन का बिल्कुल लगा सकते हैं जो आपको सूट करती है, त्वचा के ऊपर डिपेंड करता है। तो धूप से बचाव जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कालेपन बढ़ रहे हैं तो एक बार उसकी डायग्नोसिस भी जरूरी है, क्योंकि उसके कारण काफी होते हैं। अच्छा। कि किस वजह से आपको हो रहा है, फ्रेकल्स है, लेंटिजेंस है, तिल है, अच्छा। या कुछ और तरह की चीजें हैं जो हो रही है त्वचा पे आपके। तो तिल जो है अगर कुदरती तौर पे पहले निकले और वो बढ़ नहीं रहे तब तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर तिल में खारिश हो रही है, अल्सर हो रहा है, तो उसका इलाज जरूरी है। या फिर मस्सा अगर है उसमें भी आपको कोई परेशानी दुश्वारी है तो आपको एक्सपर्ट से रुजू करना चाहिए, उसके मुतालिक बातचीत करनी चाहिए। और अगर देखा जाए जितनी बातें आपने की हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि हमें खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल खूब करें, और सलाद जो है खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें। विटामिन सी जी, विटामिन सी आपको मिलता रहे, और विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी है हमारी जल्द के लिए। और देखिए धूप में जाना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप धूप में रहते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए थोड़ा सा परेशानी का बाइस बन सकता है। तो इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि दोपहर का जो वक्त है, हम गर्मियों के मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं कि 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का जो वक्त है, अगर मुमकिन है तो उसमें आप ना निकलें, एक्सपोजर से बचें, ताकि सनबर्न का होने का जो खतरा है उसे टाला जा सके, उससे आप बच सकें। तो आप हमारे सामीन को इस प्रोग्राम में खुदाफिज कहने से पहले क्या एक मैसेज देना चाहती हैं, इस हवाले से क्या करना चाहिए? आज के दौर में जो ज़िंदगी का एक लाइफ स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है, बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है, बहुत तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, और वक्त की तंगी हर किसी के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी स्किन को, अपनी जिल्द को बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, खान पान सबसे इम्पोर्टेंट बताया जैसे आपने कि खान पान आपका हेल्दी होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तनाव से थोड़ा अपने आप को मुक्त रखिए अगर हो सके तो आप मेडिटेशन और योगा कीजिए, क्योंकि वो जो स्ट्रेस होता है वो स्किन पे भी झलकता है और कई बीमारियों को भी एग्रवेट करता है। तो स्ट्रेस को थोड़ा सा अगर कम कर सकते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और अगर आपको लगता है कि कोई बीमारी आपकी यहाँ हो रही है जो आपके क्योरेबल नहीं आ रही है तो आप एक्सपर्ट से जरूर ओपिनियन लीजिए। बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के आप खुद से इलाज से बचे, है ना जी, वो इम्पोर्टेंट है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपनी जिल्द का ख्याल रखें। और एक बड़ी उम्दा बात है डॉक्टर साहब ने अपने मैसेज में कही है कि टेंशन जो है, तनाव है, उससे बचना चाहिए, स्ट्रेस जिंदगी में नहीं होना चाहिए, और कहीं आप इसका शिकार हैं तो मेडिटेशन कर सकते हैं आप, इससे बचने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और चाहते तो यही थे जनाब कि ये सिलसिला जारी रहे, लेकिन क्या करें, वक्त तो बहुत कम है। और आइंदा प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ फिर होगी आपसे बातचीत।
जाने से पहले डॉक्टर सीमा रानी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ा अहम मौजूदा बड़ा कीमती वक्त आपने दिया और बड़ी उम्दा बातें आपने हमारे सामीन को बताई और उम्मीद करते हैं कि उन्हें इससे बड़ा फायदा होगा और कभी अगर मौका मिला तो आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में और जानेंगे कुछ और बीमारियों से मुतालिक, क्योंकि देखिए ये तो एक ऐसा मौजू है कि जितना इस पे बात की जाए कम होता है क्योंकि बात से बात निकलती है, बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि मालूमात में इजाफा ही होता है जितनी बार हम करते हैं और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनको हम रिपीट भी करते हैं या उन बीमारियों के मुतालिक दोबारा बात की जाती है। तो उसका मकसद यही होता है कि आपकी मालूमात में इजाफा रहे और आपके अंदर एक बेदारी पैदा की जाए और आप बिल्कुल अलर्ट रहें कि इस तरह की कोई परेशानी है तो उससे बचा जा सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान नईम को आप दीजिए इजाज़त। आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज। हेलो डॉक्टर। सेहत और ज़िंदगी इस सिलसिले के तहत हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम की अभी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। ये हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी। मौजू था जिल्द से मुतालिक अमराज, वजूहात बचाव और इलाज। हमारे एक्सपर्ट थी डॉक्टर सीमा रानी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप सुन रहे हैं हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।